वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सिया की आज पहली रसोई होनी थी, इसलिए वे जल्दी से तैयार होकर नीचे आ गई थी। हरे रंग की बार साड़ी में सजी सवरी बहुत ही सुंदर लग रही थी। बबीता देवी और अनु ने पहले उसके साथ खड़े होकर चौका पूजन करवाया, जिसके बाद उसने अपनी पहली रसोई बनाई। सिया ने बबीता दीदी की मदद से सारा खाना बना लिया था। बबीता दीदी ने सभी घर वालों को डाइनिंग टेबल पर बुला लिया। धनी ने सिया को देखते हुए कहा, बहुत प्यारी लग रही हो। सिया मुस्कुराती, एक एक कर सभी घर वाले आ चुके थे, बस रघु को छोड़कर। बबीता दीदी ने सिया को अब सबको खाना परोसने को कहा था, पर सिया का ध्यान अभी भी सीढ़ियों पर था। तो उसे देख बबीता दीदी ने एक ने कहा, सिया सभी आ गए हैं। उसकी आवाज सुन वो होश में आई तो सबको खाना परोसने लगी। सभी ने खाना खाया और सिया की खूब तारीफ की। ताऊजी ने सबके हाथ में साबुन का लिफाफा दिया। घर के सभी बड़ों से उसे देख मिला था। नवी के पापा शैलेश ने भी उसे नेक दिया। सभी खाने की तारीफ कर खाना खाकर जा चुके थे। सिया अभी भी खड़ी होकर रघु का इंतजार कर रही थी कि तभी बबीता दीदी ने उससे कहा, सिया तुम भी खाना खा लो, फिर तुम्हें अपने घर भी जाना है। सिया ने उनकी बात सुनकर अपना सिर हिला दिया। उसे रघु पर गुस्सा आ रहा था कि वो नीचे क्यों नहीं आया। थाली में खाना परोस सबकी नजरों में न आते हुए ऊपर अपने रूम में आई तो देखा रघु मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल सेट कर रहा था। आज भी अपने लुक से हटकर फॉर्मल ब्लैक कलर की शर्ट के साथ उसने ग्रे कलर का पैंट पहना हुआ था। सिया के कुछ देर तक उस पर ही टिकी रह गई थी, मगर जैसे ही रघु ने उसे मिरर से देखा तो वो सकपा आ गई। उसने जल्दी से अपना सिर झुकाते हुए कहा, खाना खाने क्यों नहीं आए। रघु ने सिया की तरफ मुड़कर नाक होते हुए, तुम्हारी लाठी खाकर मेरा पेट भरा हुआ है, खाने की जरूरत नहीं है। रघु की बात सुन सिया को बुरा लगा। वो सुबह से मैं कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गई थी, पर इसमें उसकी क्या गलती। रात में रघु के व्यवहार से भी बहुत डर गई थी और ऐसे में सुभाष को उसके पास होना उसे डरा गया था। उसने रघु के खाने की उसने खाने की थाली टेबल पर रखते हुए कहा, ला तो उससे पेट नहीं भरते, आओ खाना खा ले। रघु ने मना करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं खाना, ना मुझे इतना कहकर वे उसके पास से गुजरा ही था कि सिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, नाराज हो। रघु ने मुंह फेर कर अपना हाथ उसे छुड़ा कर कहा, क्यों, मेरा नाराज होने से तुम्हें क्या। और प्लीज जब ये ड्रामा मत करो। रघु ने कहकर खाने की तरफ इशारा किया तो सिया ने उसकी आवाज से अपने हाथों को पकड़ कहा, मैं ड्रामा क्यों करूंगी। तुम्हारे नाराज होने से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा तो और किसे पड़ेगा। रघु ने गुस्से में एक नजर सिया को देखा, पर उसकी आंखों से उसकी आंखें मिली तो एक बार फिर उसमें खो गया। उसने अब अपनी नजर उसके नजरें रूप पर डाली तो सुहागन की तरह सजी हुई सिया आज अलग लग रही थी। रघु की नजर उसके चेहरे पर होते हुए उसके होठ पर जार हो गई थी, जो कि पिंक कलर की लिपस्टिक से सजे हुए थे। उसे देखकर एक बार फिर पिघलने लगा था। वहीं सिया ने एक बार फिर रघु से झिझकते हुए कहा, मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती थी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम समझ रहे हो ना। पर रघु उसकी बात सुनने की बजाय उसके हिलते होठों को देख रहा था। सिया के हिलते होठ उसके दिल में हलचल मचा रहे थे। धड़कनें बढ़ने लगी थी। रघु खुद पर काबू न रख सका और बेख्याली में सिया को कमर से पकड़कर वहीं कब्र से सटा दिया। उसने बेसुध होकर सिया के होठों को अपने होठों से छू लिया था। सिया जो कि रघु को मना कर रही थी, वो उसकी इस हरकत पर चकित रह गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी और वह रघु अपनी आंखें बंद कर उसके होठों को बहुत ही प्यार से चूम रहा था। रघु ने उसके अपर लिप को छोड़ लिप को अपने होठों के बीच लेकर चुमा तो सिया ने अपनी शर्ट को उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया और तभी एक झटके में उससे दूर होगा। वो हैरान था, वे कैसे बहक गया। कल इतनी बेइज्जती करवाने के बाद वो फिर उसके करीब आ गया था। वहीं सिया के हाथ हवा में रह गई थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोल रघु को देखा तो वो उसे देख रहा था, पर भी शर्म महसूस होने की वजह से बिना बोले जल्दी से वहां से जाने को हुआ। पर सिया ने रघु का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब तो खाना खा ले। रघु ने अपने दूसरे हाथ मुंह पहुंचते हुए कहा, क्यों जिद कर रही हो। सिया ने बिना कुछ बोले उसके साथ ले जाकर सोफे पर बिठाया और उसके साथ ही वहीं सामने पास वाले सोफे पर बैठ गए। रघु की नजर अब खाने पर गई तो देखा सब कुछ उसके पसंद का बना हुआ था। उसे खाने को घूरते देख सिया ने कहा, आज मेरी पहली रसोई थी, ये सब मैंने बनाया है। और खबर था जो जिया खाना फेंकने की कोशिश की। रघु ने उसकी बात सुन चिढ़ते हुए कहा, तुम चुप हो, हर वक्त बस अपनी चलाती रहती हो, मैंने कह दिया ना कि मुझे नहीं खाना। रघु की बात सुन अब सिया को गुस्सा आ गया, इसलिए वो रघु के पास से उठी। उसने जाते हुए पलट कर रघु को देखकर कहा, तुम खुद को समझते क्या हो, गलती तुम्हारी थी, फिर भी मैं तुम्हें मना रही हूँ और तुम हो कि बहुत ही एटीट्यूड दिखा रही हो। सिया की बात सुन रघु भी गुस्से में उठा। उसने सिया को अपने पास खींच अपनी पेट से सटाकर कहा, मेरी गलती क्या थी, मेरी बीवी पर मेरी बीवी हो तुम, मेरा हक है तुम पर, मगर कल रात तुमने क्या किया मेरे साथ, मेरी कोई कदर ही नहीं है। सिया ने रघु के पास में धीरे से कहा, तो तुम भी तो मेरी बात नहीं सुन रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, घबराहट महसूस हो रही थी। रघु ने उसकी बात सुन गुस्से में कहा, हाँ तो सीधे सीधे कहो ना कि तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं। सिया की आंखों में नमी आ गई और उसने अपने भरे गले से कहा, ऐसा कुछ नहीं है मुझे। रघु ने उसे बीच में टोका,
दिमाग अपने सामने करते होगा ऐसा ही है। और जब तुम्हें मुझसे परेशानी है तो मेरे आसपास भटकती क्यों हो? रघु ने सिया के कंधों को कस पकड़ लिया तो सिया ने भटकते हुए कहा, तुम्हें मेरी कोई बात सुनते क्यों नहीं? और मैं कुछ कहना चाहती हूँ पर तुम कल मुझे तुमसे डर लग रहा था। तुम हमेशा मुझसे लड़ते हो, झगड़ते हो, पर कल तो तुम अलग ही लग रहे थे। कल इतना बदला रूप क्यों था तुम्हारा? सिया की बात में रघु की पकड़ उस पर ढीली हो गई तो सिया के आंसू छलक उठे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं जब भी तुम्हारे लिए कुछ करने की कोशिश करती हूँ तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। मत खाओ खाना, मैं अब कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाऊंगी। सिया को उठकर जाते देख रघु अपना दिल टूटता महसूस हुआ। पर एक बार पर वे फिर भी चुपचाप खड़ा हुआ था और वो वहां से चली गई। उसका दिल एक बार फिर रघु ने तोड़ दिया था। वहीं उधर रघु के डोर के बाहर खड़ी पलटन वह दोनों की बातें सुन अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। ईशान ने हंसते हुए कहा, इसे बीवी एकदम टक्कर की मिली है, इसके हाथ नहीं आने वाली। पुपीरा दीदी उसकी बात सुनो और बोली, चुप रहो, बीवी के आगे किसकी चली? चलो यहाँ से, कितने बेकार हो तुम सब। उन दोनों की चोरी छिपी बातें सुन रहे हो, सो ये ठीक नहीं है। सिम्मी दीदी ने बबीता दीदी को चुप करवाते हुए कहा, चुप कर दीदी, जरा सुनने तो दो। कल तो हम सब रघु को गुस्से में देख डर गए थे। आखिर माजरा क्या है? सुनो तो दे। कल रात में मैं रघु गुस्से में अपने रूम से निकल कर छत पर चला आया था तो वहाँ सभी मौजूद थे और बातें कर रहे थे। रघु को देख सब हैरान थे, वही रघु भी हैरान था। सबको देखो जल्दी से वहाँ से जाने को हुआ, पर किसान ने उसे रोकते हुए कहा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं? रघु हल्के नशे में था, उसने भी गुस्से में कह दिया कि सिया ने उस रूम से बाहर निकाल दिया तो सब उस पर हंसने लगे। ये देखो, और गुस्से में भड़क गया, पर गुरु ने उसे समझा बुझाकर वापस भेज दिया। इसी वजह से सबको बता था कि कल रात दोनों में अनबन हो गई थी। इसलिए जब सिया रघु के लिए खाना लेकर आए तो सब बारी बारी से पीछे पीछे चल दिए। कल की वजह से सब समझ चुके थे कि दोनों में बोलचाल बंद है और फिर से लड़ने ना लग जाए। तो सभी अपने कान लगाकर डोर पर खड़े हुए थे कि तब अचानक से डोर खुल गया और सब हक्के बक्के रह गए। सिया ने सबको एक साथ डोर पर देखा, देख रानी से पूछा, आप सब? तो ईशान और जीजा जी चुपचाप वहां से खींच रहे। वहीं सिम्मी दीदी ने खड़े हो झिझकते हुए कहा, वो हम तुम्हें लेने आए थे, तुम्हारे भैया तुम्हें लेने आए। सिम्मी दीदी ने झूठ बोला तो धोनी, काजल दीदी और बबीता दीदी उन्हें देखने लगी। वही सिया ने कहा, क्या मैं अभी रेडी होकर आती हूँ? सिम्मी दीदी ने उसे देख अपना सिर हिला दिया और जल्दी से वहां से भागी। सब उनके पीछे गई तो अब एक साथ सभी की हंसी छूट गई। चारों ने अनवी के रूम के पास आकर सांस ली और सब हंसते हुए अनवी के रूम में चले गई। अनिहर में अपनी मम्मी से अपने पैरों की मालिश करवा रही थी। उसे देखकर काजल दीदी ने कहा, अरे मम्मी से सेवा करवाई जा रही है। अनवी उनकी बात सुन बोली, नहीं दीदी, मम्मी मानी नहीं है। वो सब बैठकर बातें करने लगी तो वही धवनी अब अपने रूम में आ गई कि तभी ईशान ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर कहा, मिसेज कोरोना आप तो यहाँ आकर हमें भूल ही गई। धवनी उसकी बात सुन मुस्कुराई। तभी ईशान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और पेड़ पर बैठा उसके पास बैठते उसे किस करना चाहा, मगर धवनी ने उसके होठों पर अपने हाथों को देखते हुए कहा, मैंने कहा ना, पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। ईशान ने धवनी के हाथ को पकड़ लिया, उसके हाथ को चूमकर बदहूसी से कहा, बेबी प्लीज बेबी आई मार। धवनी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। ईशान अब धवनी पर झुकने लगा। उसके प्रति नजदीकी देख धवनी ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, मिस्टर खुराना। पर ईशान ने धवनी की आवाज को इग्नोर कर उसके हाथों को पकड़ उनमें अपनी उंगलियां फंसाकर उसके होठों को चूमने धवनी किस्मत आकर शांत हो गई। ईशान उसके ऊपर छाया हुआ था और बस प्यास उसके चेहरे पर यहाँ वहाँ चूम रहा था कि तभी ईशान का फोन बजने लगा। दोनों फोन की आवाज सुन होश में आई, पर ईशान ने सभी धवनी को छोड़ा नहीं था। उसने उसे नीचे दबाई हुई अपना हाथ बढ़ा अपने फोन में ले लिया। कॉलर आईडी देख उसका मुंह बन गया। उसने फोन साइड में फेंक धवनी के गले में अपना चेहरा छुपा लिया। धवनी ने उससे पूछा, किसका कॉल था? ईशान ने उसके गले में अपना चेहरा छुपाए हुए फुसफुसा कर कहा, ईशान ही। तो धोनी ने कहा, पिक क्यों नहीं किया? कोई इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। ईशान ने धोनी के होठों को एक बार फिर किस करते हुए कहा, तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम जानना चाहती थी क्या मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव क्यों किया? उसकी वजह मेरी ये सो कॉल्ड फैमिली है। ईशान ने धवनी के गले लगा हुई उसके गाल को अपने अंगूठे से सहला कर कहा, हम साथ इस वजह से वो सब परेशान है, इसलिए बार बार कॉल कर रहे हैं। धवनी ना समझी मैं उसे देखने लगी। उसने ईशान से कहा, मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हैं? ईशान ने अपनी पीठ के बल लेट कर धवनी को अपनी बाहों में लेकर कहा, धवनी मुझे लगता है ईशानी दी वे सोने के जैसे नहीं, वे सच में मुझे अपने भाई मानती है। भले वह हमारी मोह लगे पर वो इन सब बातों को नहीं मानती, पर मैं गलत था। धवनी ने अपना चेहरा उठाया, ईशान को देखा तो उसका चेहरा अब भी इमोशनल लेस था। ईशान ने धवनी से आगे कहा, उन्हें अभी भी यही लगता है कि मैं उनकी सच्चाई नहीं जानता। उन्हें अभी भी यही लगता है कि मैं नहीं जानता कि डेट की हालत ऐसी कैसे हुई। धवनी ईशान की आवाज में बदलाव सुन समझ गई थी कि बात जितना मैं सोच रही थी उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। धवनी ने उठकर ईशान के चेहरे को अपने हाथों में ले उससे पूछा, आप मुझे ठीक से कुछ बताएंगे? इस तरह बात आकर रखने से आपको ही तकलीफ हो रही? ईशान ने धवनी की आंखों में देखा तो वे परेशान से उसे ही देख रही थी। कितनी फिक्र है उसकी आंखों में उसके लिए। अपने लिए प्यार और परवाह देगी। ईशान ने धवनी को पकड़ उसके आंचल से अपना मुंह छुपा
लिया और बस अपने भरे गले से कहा, बेबी प्रॉमिस मी देयर टू यू वॉट टू बी प्रॉमिस्ड मे देयर यू विल नेवर ब्रेक माई ट्रस्ट। ईशान को भी इस तरह से देख धवनी घबरा गई। उसने ईशान को खुद से अलग करते हुए पूछा, क्या बात है मिस्टर खुराना? ईशान ने धवनी से कहा, जब मुझे पता चला कि ईशानी मेरे फ्लैट पर आई थी तो मुझे हैरानी हुई, क्योंकि वे कभी भी मेरे फ्लैट पर नहीं आती थी। अगर उसे मुझसे कुछ काम होता था तो वे कॉल करके बुलाया करती थी, पर वे उस दिन फ्लैट पर आई क्यों? क्योंकि उसे हमारी शादी के बारे में पता चल गया था। ईशान ने आगे कहा, मेरे कुछ खास आदमी और शुक्ला जी के अलावा किसी को भी हमारी शादी के बारे में पता नहीं था, मगर फिर भी ईशानी को हमारी शादी के बारे में पता चला और वो बौखलाते हुए फ्लैट पर आई और तुम्हें बातें सुनाकर चली गई, क्योंकि उसका सारा प्लान बिगड़ गया था। धवनी ने ईशान की बात सुन हैरानी से पूछा, न प्लान? ईशान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ प्लान, अनिका और मेरी शादी का प्लान। डैड ने उसने एक्सीडेंट से पहले अपनी विल चेंज की थी और उस विल के अकॉर्डिंग शादी के बाद मेरी वाइफ यानी तुम्हारे नाम 50% पर प्रॉपर्टी होगी, 50% मेरे नाम। ईशानी और सोनिया के नाम पर डैड ने कुछ नहीं छोड़ा था। यही वजह थी कि ईशानी उस मॉडल से मेरी शादी करवाकर 50% अपने नाम करवाना चाहती थी। ईशान ने धोनी से कहा, ईशानी को हमारी शादी के बारे में बताने वाला मेरा एक ही बॉडीगार्ड था, उसे ईशानी को हमारी शादी के बारे में पता चला और फिर ईशानी ने कुहू को हमारे घर पर नजर रखने को भेजा। मैंने जिस तरह कागज पर था तुमसे क्या, वो भी कुहू की जो भी बातें कुहू की मौजूदगी में हुई वो सब ईशानी जानती है। मैंने शुक्ला जी के कहने पर कुहू के सामने तुम्हारे साथ बुरा बोल तो क्या, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी वजह से किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। धवनी ईशान की बातें सुन उसकी आंखों में देख रही थी। वही ईशान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, मेरा तुमसे शादी एक महज जीत। ये बात उन माँ बेटी के कानों तक पहुंचाई गई ताकि वे तुम्हें कुछ करने की कोशिश ना करे, पर मेरे बिहेवियर से तुम बहुत हर्ट हो गई, इसलिए मैं उस सब छोड़ उन दोनों से दूर तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। धवनी, मैंने भले तुम्हें धमकी दी थी, पर मैंने आज दिन कोई खरोच तक नहीं पहुंचाई। तुम फिर मुझे छोड़कर कहीं चली न जाओ, इस वजह से तुमसे जबरदस्ती शादी की मैंने, पर मैं इतना बुरा मॉन्स्टर भी नहीं हूँ। धवनी ने उसके आखिरी कहे शब्दों पर घुर गया तो वह हैरान होकर उसे देखने लगा। वहीं ईशान ने उसकी नाक से अपनी नाक को सहलाते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम गुस्से में मुझे इसी नाम से पुकारते हो। ईशान की बात सुन धवनी शर्मा गई और उसने उसके गले लगाते हुए कहा, मॉन्स्टर खुराना। ईशान ने मुस्कुरा दिया। उसने धवनी को अपनी बाहों में ले लिया तो धवनी ने उससे पूछा, आप कुछ करते क्यों नहीं? क्या आप खामोश हमेशा ईशानी के सामने मुझसे बुरा बर्ताव करेंगे? ईशान ने धवनी के बालों से खेलते हुए कहा, नहीं, मुझे शुक्ला जी की बातों पर विश्वास नहीं था कि ईशानी मुझसे नफरत करती है, पर जब उन्होंने सुना कि मैं ईशानी से तुम्हें मिलाना चाहती हूँ तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनकी बात मानूं और खुद अपनी आंखों से ईशानी का असली चेहरा देखूं। मैंने फोन पर ईशानी को झूठी कहानी सुनाई कि मैंने तुमसे शादी महज एक जिद के लिए की, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तो वे खुश हो गई और जैसा शुक्ला जी ने कहा था उसने इस बात को कंफर्म करने के लिए कुहू को हम दोनों पर नजर रखने के लिए भेजा। ईशान ने धवनी के गाल को अपने हाथ से सहला कर कहा, आगे हो सकता है कि वे तुम्हें मेरे खिलाफ यूज करने की कोशिश करे, क्योंकि उसके सामने तो यही सच है कि हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। धवनी ने ईशान की बातों से परेशान होने को कहा, क्या यहाँ पर ये सब कि ऐसा कब तक चलेगा? ईशान ने धवनी को अपनी बाहों में भरकर कहा, जब तक डैड ठीक नहीं हो जाती वो उन दोनों माँ बेटी का साथ सबके सामने नहीं लाते, तब तक डैड को इसलिए मैंने यहाँ आने से पहले अमेरिका भेज दिया, जिससे वे जल्दी से जल्द ठीक हो सके। धवनी ने ईशान को सीने पर अपना सिर रखते हुए कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ईशान ने धवनी के सिर को चूमते कहा, मुझे भी बहुत कुछ पता नहीं है, पर डैड कहते हैं सारे राज्यों पर से पर्दा उठ जाएगा। ईशानी सोनिया बहुत चालाक है, तुम्हें अपने साथ ऑफिस नहीं इसलिए नहीं ले जाता था ताकि कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं, बल्कि इसलिए ले जाता था कि कहीं मेरी गैर मौजूद में तुम्हें हम करने की कोशिश ना करे। ईशान की बातें सुन धवनी सोच में डूब गई कि उसने ईशान के बारे में कितना गलत इमेज अपने मन में बनाकर रखी थी, पर वह तो उसे बिल्कुल अलग था। वह उसे प्यार करता है और एक वह थी कि उसके प्यार पर शक कर रही थी। अवनी सही कहती है अनवी सही कहती कि उसे साथ पर यकीन करना सीखना होगा, वरना वे खुद अपने हाथों से सब खराब कर देगी। दिन से शाम और शाम से रात हो चुकी थी, पर अब तक स्यापक फेरे गिरे सब पूरी कर अपने घर से वापस लौट कर नहीं आई थी। सब खाना खाकर अपने रूम में जा चुके थे। रघु भी रूम में आया तो स्या पर गुस्सा आ रहा था। पहले तो वे सब बिना बताए अपनी मम्मी के घर चली गई थी और अब तक वापस नहीं आई। गुस्से में रघु ने आखिर स्या को कॉल कह दिया। उसने कर ही दिया। उसने जिसे स्या ने कुछ देर बाद पिक करते हुए कहा, हेलो। रघु ने चिढ़ते हुए उससे पूछा, क्यों नहीं अभी तक? स्या ने उसकी आवाज सुन उससे कहा, क्यों? मेरे आने ना आने से तुमको क्या? रघु ने स्या पर भड़कते हुए कहा, मैं झगड़े के मूड में नहीं होती। स्या ने कहा, तो क्या? मुझे वो अपना गुस्सा करने के मूड में है। रघु ने स्या की बात सुन अपनी आंखें भींच ली। उसे अस्सी जीजा की बात सच लग रही थी कि उसने शादी नहीं बल्कि एक बच्चा गोद ले लिया है, जिसे लाख समझा ले पर वे अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनता। रघु ने स्या से पूछा, तुम चाहते क्या हो? अगर तुम्हें इतना ही शौक है अपनी मम्मी के घर पर रहने का तो ठीक है,
अब कभी वापस मत आना। सिया ने रघु की बात सुनी और कुछ देर बाद रोना शुरू करते हुए कहा, तुम इतने बुरे हो तरीके से बात ये क्या अपने उस फोन वाली से भी करते हो? सिया की बात सुन रघु बोलते बोलते चुप हो गई। ये अचानक सिया ने इस तरह की बातें की कि वहीं सिया ने आगे सुबकते हुए काम बोले, इस तरह से उससे भी बातें करते हुए सारे कड़वे शब्द बस मेरे लिए ही। रघु ने अटकते हुए पूछा, किसकी बातें कर रही तुम? ना जाने क्यों वो थोड़ा डर गया तो उसे लगा प्रीति की बात कर रही है और उसका यही शख्स सिया ने जल्दी यकीन में बदल दिया। सिया ने रोते हुए कहा, और किसके? वही जिसे तुम प्यार करते हो, जो तुम्हारे फोन में जिसकी फोटो हो। इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं, जानती हूँ तुम मुझे प्यार तो दूधे पसंद भी नहीं करते। मजबूरी में मुझे अपनी दुल्हन बनाया है और यही वजह है कि ना तो तुम मुझे समझते हो और ना ही ठीक से बात करते हो। रघु ने सिया की बात सुन थोड़े गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रही हो? सिया ने रोते हुए कहा, सच कह रही हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। इस पर रघु ने चिढ़कर सिया से कहा, हाँ नहीं करता। तुम्हें प्यार कितनी बार मैंने तुम्हें ये बात बोली? सिया ने को रघु की बात सुन बहुत बुरा लगा और उसने अपने आंसू को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ तो मैंने कब कुछ कहा? मत करो प्यार, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार। रघु ने सिया को डांटते हुए कहा, बंद करो ये बातें और चुपचाप रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें अभी लेने आ रहा हूँ। सिया ने अपने आंसू पहुंच कर कहा, अब सब सो गए, कल आना। इतना कहकर सिया ने कॉल कट कर दी। कॉल कॉल कर कॉल कट कर फोन से स्विच ऑफ कर दिया और अपना मुंह पीलों में छुपाकर रोने लगे। रघु एक पल में उसे प्यार से छूना और अगली पल बेदर्दी से बात करना बहुत तकलीफ दे रहा था। आज उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर जब छवि से बार बार छेड़ते हुए बस उन दोनों के बारे में सुनना चाहती थी, पर उसके पास ऐसा कुछ सुनाने को था ही नहीं। उसे इन सब बातों का कोई अंदाजा नहीं था। तो वे क्या ही उन दोनों को सुनाते हो। फिर रघु और उसके बीच जैसा वे दोनों सोच रही थी वैसा भी कुछ नहीं हुआ था। सिया ने रोते हुए खुद से कहा, पता नहीं क्यों इस करेले जैसे वो के आदमी से मैं बात करने को मरती हूँ। एक वो है कि हमेशा अपना कड़वा जहर उगलता रहता है। ये सस्ता कि सिया को रघु से बात करना अच्छा लगने लगा था। रघु के आने से वे अब पहले वाली सिया नहीं रही थी, बच्चों के साथ खेलने वाली सिया अब थोड़ा बदल गई थी। प्यार आकर्षण जैसे शब्दों को नहीं समझती थी। वो रघु की तरफ आकर्षित होने से वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसे तो अब गलत समझ लगता था, पर इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उम्र ही ऐसी थी जिसमें इस तरह का आकर्षण स्वाभाविक था। इधर रघु ने उसे एक बार कॉल करने की कोशिश की मगर उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। रघु ने खिसियाते हुए खोज से कहा, फोन बंद कर दे। हद ही लड़की, आखिर वो तो समझते क्या है और मैं क्यों इससे प्यार करूंगा? प्यार जीवन में एक ही बार होता है और मैं प्रीति से कर चुका हूँ। ये बस मेरी बीवी और से ज्यादा कुछ नहीं। कैसे समझाऊं मैं इसे? ये बात खुद पास आने नहीं देती और चाहते कि मैं इसे प्यार करूँ। रघु खुद में उलझा हुआ बेड पर जाकर लेट गया। इधर रघु रात के 2 बजे अपने काम से फ्री होकर आया था और वह आयशा से अनवी के करीब जाकर लेट गया, पर उसके लेटते अनवी ने फुसफुसाते हुए आप आ गए। गुरु ने अनवी को अपनी बाहों में लेकर कहा। अनवी ने गुरु के चेहरे को छूकर कहा, मैंने कहा था ना कि लेट हो जाए तो वहीं शहर में ही रुक जाना। गुरु ने अनवी के हाथ को पकड़ चूमते हुए कहा, मैं आ गया, अब छोड़ो ने तुम सो जाओ। अनवी ने हाँ में सिर हिलाया तो गुरु ने मुस्कुराकर उसके होठों को चूम लिया। अनवी को अपनी बाहों में लिए वे उसे देखे जा रहा था। पता नहीं अनवी को याद भी है या नहीं कि उन दोनों की शादी की पहली सालगिरह है। इसी वजह से वे बस रात में जैसे ही फिर हुआ अनवी के पास वापस चला आया। उसके लिए कल का दिन बहुत खास है और शायद अनवी के लिए भी। गुरु ने अनवी के सिर को चूमते हुए कहा, बीवी तुम्हें वो दिन याद भी नहीं होगा, पर मुझे याद है वे भी बहुत अच्छे से। उसे नहीं पता कि अनवी को यह दिन अच्छा लगेगा या भी या नहीं, पर उसके लिए वह दिन बहुत खास है। यही भी दिन है जब उसने पहली बार अनवी को देखा था, जिस के अगले ही पल उसने उसे पाने का ख्वाब देखा और उसे पूरा भी पहली नजर का प्यार। शायद ये लोगों को इस तरह के प्यार अब हो, पर गुरु तो सपने भी से पहली नजर में ही उसके आंसू से भीगे पलकों से मोहब्बत हो गई थी। उसका दिल उसके बस में नहीं रहा था। एक से खूबसूरत लड़कियां उसके पास आई थी, पर जानवी को देख उसके दिल में कसक उठी। वे सबसे जुदा थी। सुबह अनवी की आंख खुली तो गुरु उसे अपनी मुँह में लेकर सोया हुआ था। अनवी उसे देख मुस्कुरा दी। उसने प्यार से गुरु की गाल को चूम लिया। अनवी ने अब गुरु की पकड़ से आजाद होकर उठना चाहते कि गुरु ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनवी ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, आप उठ गई। गुरु ने अनवी को वापस अपनी बाहों में खींच उसके करीब वे करते हुए कहा, हम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अनवी ने गुरु की बात सुनकर कहा, जल्दी सुबह के 6 बजे हैं। गुरु ने अनवी के गले लगे हुए कहा, हाँ तो 6 बजे तो बजे हैं। इतना जल्दी उठने की बजाय थोड़ा और आराम कर लिया करो, वैसे भी तुम्हें कौन सा कुछ काम करना होता है। अनवी ने गुरु के बालों को सहलाते हुए कहा, पर्दा जी कह रही थी कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी और तो और जल्दी नहा धोकर पूजा करने से होने वाले बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। मम्मी भी कह रही थी कि इस समय जो भी कुछ करूंगी बच्चा भी वही सब सीखा। गुरु ने अनवी की बात सुना कहा, ऐसा भी होता है। अनवी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, और नहीं तो क्या, आपने महाभारत के वीर पुत्र अभिमन्यु की कहानी तो सुनी होगी कि सोनू ने अपनी माँ सुभद्रा की गोद में पहराते ही अर्जुन यानी अपने पिता के मुख से छपे हुए भेदने का रहस्य जान लिया था, पर सुभद्रा के बीच में ही नहीं आने से
वो भी उसे बाहर आने की विधि नहीं सुन पाए थे, जिसकी वजह से उन्हें वीर गति प्राप्त की थी। गुरु ने अन्वी की बात सुन अपना सिर उठा हैरान होते हुए कहा, अन्वी जी, आप तो ज्ञान की देवी है, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं सोच रहा था कि बच्चा बड़ा होगा तो उसके खर्चे बढ़ेंगे, स्कूल भी जाएगा तो वे खर्चा अलग पड़ने ही तो वे तो सब कुछ आपके पेट में ही सीख कर आएगा, तो अब उसके फ्यूचर की तो टेंशन ही नहीं। इतना कहेगा गुरु हंसने लगा तो गुरु को अपना मजाक उड़ाते देख अन्वी ने उसे दूर धकेल दिया और उठकर बैठते होगा, आपको तो सब मजाक लगता है, क्या गलत कर रही हूँ मैं? आलसी बने तो मेरा बेबी भी आलसी होगा। गुरु ने उठकर अन्वी के कंधे पर अपने ठोड़े टिका, उसे अपनी बाहों में भरते हुआ, अरे मेरी भोली बेबी कहाँ तुम? ये ताई और अपनी मम्मी की बातों में लग गई। अब मुन्ने की बात ही अलग है। अन्वी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं आपको क्या पता, मेरा बच्चा मेरी आवाज सुनता है और तो मैं सॉन्ग सुनती हूँ, वह भी सुनता है। गुरु अन्वी की बात सुन हंसने लगा। उसे ये सब बातें समझ में नहीं आ रही थी, पर अन्वी उसे तो फील होता था कि उसका बेबी उसकी बातें अब सुनने लगा था। उसके लिए तो अपने बच्चे से बात करना, उसे कहानी सुनाना बहुत अच्छा लगता था। गुरु ने अन्वी के पेट पर हाथ फेरते हुआ, तो फिर तो ये मुझे भी पहचानता होगा। अन्वी ने हंसते हुए कहा, जी नहीं, आप मेरे बेबी को डेली बात करते हैं, आपको तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। गुरु ने चिढ़ते हुए कहा, झूठी बातें, झूठी भले बातें नहीं करता, पर अपनी नन्ही परी को डेली प्यार देकर बाहर जाता हूँ। अन्वी उसके चिढ़ने पर हंसने लगी। उसने गुरु को और अधिक छेड़ते हुए कहा, नहीं, फिर भी बेबी आपको नहीं पहचानती, वो बस मुझे पहचानती है। गुरु ने अन्वी से दूर होकर कहा, अच्छा ये बात है, देखना मैं अभी अपनी बच्ची को रोज बात किया करूंगा, फिर वे तुमसे ज्यादा मुझे प्यार करेगी। गुरु की जलन देख अन्वी अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। उसने गुरु के गाल खींचते हुए कहा, मेरे प्यारे पतिदेव, टेंशन मत लो, बेबी आपका ही बेबी है, आपको ही सबसे ज्यादा प्यार करेगा। अब गुरु अन्वी की बातें सुनो। उसके आगे उसने अन्वी को अपनी बाहों में भरकर उसके गाल पर कई बार चूमते हुए बहुत खुश। अन्वी ने गुरु के बालों को सहलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि मुझे तो दो बच्चे संभालने की ट्रेनिंग लेना शुरू कर देना चाहिए। गुरु ने अन्वी से दूर हो से देखते हुए कहा, क्यों, क्या हमें जुड़वा बच्चे होने वाले हैं? अन्वी ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, हे माता रानी, ने कैसा पति दिया है? गुरु ने अन्वी को देखते हुए कहा, क्यों? अन्वी ने गुरु को अब दूर करते हुए कहा, कुछ नहीं, छोड़िए, मुझे नहाने जाना है। गुरु ने दूर जाते अन्वी को पकड़कर वापस अपने करीब बैठाते हुए कहा, अरे रुको ना। अन्वी ने अब झल्लाते हुए कहा, क्या है, मुझे लेट हो रहा था। तभी गुरु ने अन्वी की ठोड़ी पकड़कर चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अन्वी की हैरानी से आंखें फैलकर बड़ी हो गई। वहीं गुरु अन्वी के होठों पर किस करते हुए फिसलते हुए उसके गले पर किस करने लगा। उसने आहिस्ता से अन्वी को संभाल कर बेड पर लेटा दिया और उस पर झुककर एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर अन्वी के होठों को चूमने लगा, तो अन्वी हरकत में आ गई। उसने गुरु को दूर करने के लिए उसके मस्कुलर चेस्ट पर अपने नाजुक हाथों को रख दूर धकेलना चाहा, पर गुरु ने उसके हाथों को अपने हाथों की उंगली में जाकर बेड में दबा दिया। गुरु ने उसके होठों को छोड़ा, एक बार फिर अन्वी के गले को अपने होठों से छुआ, तो उन्होंने यहाँ भरी और फिर गले पर परेशान होकर कहा, सुबह हो चुकी है, कोई आ जाएगा। गुरु अन्वी की बात सुन रुक गया और उठा तो अन्वी के हाथ उसकी पीठ से फिसल गए। अन्वी अब उसकी आंखों में देख शर्मा गई। उसने मुंह फेर लिया। वहीं गुरु ने अपनी टी शर्ट निकाल कर फेंक दी और एक बार फिर उस पर झुककर उसके होठों के करीब अपने होठों को लाते हुए कहा, मुझे किसी का डर नहीं, अपनी बीवी के साथ हूँ, पड़ोसी के नहीं। गुरु ने अन्वी के गाल को हल्के से काटते हुए कहा, मन कर रहा है कि तुम्हें खा जाऊं। अन्वी ने गुरु की बात सुनकर कहा, क्या बोल रहे हैं? गुरु ने अन्वी के गाल को लिक करते हुए कहा, यस आई वांट टू ईट योर चिक्स। गुरु की आंखों में शरारत देकर अन्वी ने झट से उसके मुंह पर अपना हाथ रखा, तो गुरु ने उसके हाथों को अपने हाथों दांते तुले ने दबा दिया। इस समय अन्वी की सिसकी निकली तो गुरु ने प्यार से उसके हाथ को चूम लिया। अन्वी ने इस समय अपनी आंखें भी नीचे गुरु को अपने बाहों में भर लिया। गुरु मुस्कुरा दिया। उसने खुश हो अन्वी के चेहरे के हर हिस्से को अपने होठों से छू लिया। उसके चेहरे से होते हुए उसके कान और फिर गले को चूमने लगा। अन्वी ने किया गले को चूमते हुए उसने फिर से बैठ किया, तो एक बार फिर उसकी सिसकी निकल गई। थोड़ी देर में उन दोनों के बीच की बची खुची सारी बची खुची दूरी खत्म हो गई। दोनों ही एक दूसरे के आलिंगन में सब अपनी दुनिया में खो चुके थे। प्यार के सागर में गोते लगाकर अब दोनों एक दूसरे से लग हुए, तो गुरु ने अन्वी के चेहरे से बाल हटा उसके पसीने भी से भीगे चेहरे को एक बार फिर चूमा और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी बेबी। उसकी बात सुन अन्वी ने आंखें बंद किए हुए उसके सिर में अपना चेहरा छुपा लिया। गुरु ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, तुम भूल गई थी ना? अन्वी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, बस समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, कैसे कहूँ। गुरु ने उसका चेहरा अपने सामने करते हुए पूछा, क्यों? अन्वी ने उसके गले लगे हुए कहा, नहीं पता। गुरु ने अन्वी की पीठ को सहलाते हुए कहा, जानता हूँ, समझता हूँ कि आज का दिन तुम क्यों याद करना चाहोगी। अन्वी ने गुरु की बात सुन जल्दी से कहा, और मैं क्यों याद करना नहीं चाहूंगी, क्योंकि तुम्हें तो वो दिन बिना गुरु ने गुरु के मुंह पर हाथ रख उसे बोलने से रोक दिया और फिर उसके होठों पर किस करते हुए कहा, पिछली
बातों को मैं भूल चुकी हूँ। आपसे प्यार करती हूँ और आपसे जुड़ी हर बात मेरे लिए खास है। हमारी शादी भी बस हम कह नहीं पाए तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मुझे कुछ याद नहीं। गुरु ने उसकी बात सुन उसे अपने सीने से लगाते हुए पूछा, सच? तो अनवी ने सिर उठाकर हाँ में गर्दन हिलाई तो गुरु ने एक बार फिर अपने से सीने में छुपा लिया। दोनों कुछ पल एक दूसरे की बाहों में सिमट कर लेटे हुए थे। तभी किसी ने उनके रूम पर दौड़ना पड़ा। गुरु और अनवी एक दूसरे को देखने लगे थे। कृष्णा की आवाज उन दोनों को सुनाई दी। रूम के बाहर खड़े कृष्णा ने अपना मामा से कहा, मामा उठो, आपने कहा था कि हमें घुमाने लेकर जाओगे। गुरु और अनवी अब झट से अलग हुए और अपने कपड़े उठाकर पहन लिए। अनवी ने अपना हुलिया ठीक कर कुछ देर बाद डोर ओपन किया तो कृष्णा के पास खड़ी चंचल जल्दी गुरु के पास आई। गुरु ने उसे अपने गोद में उठाते कहा, पापा ने मामा ने प्रॉमिस किया था तो मामा जरूर जाएंगे, मामी को भी लेकर जाएंगे। क्यों मामी चलोगी ना? चंचल उसकी बात सुनो मुस्कुराई। उसने अनवी से कहा, हाँ मामी। अनवी ने मना करते हुए कहा, नहीं बेबी आप जाओ, मामी फिर कभी जाएगी। तभी कृष्णा भी रूम में चला आया। गुरु बच्चों के साथ व्यस्त हुआ तो उन्हें मुस्कुराते हुए वहां से नहाने चली गई। नहा धोकर पूजा कर अनवी ने आज सबके लिए नाश्ता बनाया तो अनवी की मम्मी ने उसको टोकते हुए कहा, अनवी खुद पर ध्यान दो, इतना काम करने की जरूरत नहीं है। अनवी मुस्कुराई। उसने सिलते हुए कहा, हाँ पर आज मेरा मन था मम्मी, वैसे भी कोई मुझे कुछ करने नहीं देता, बोर हो जाती हूँ कल से और होने वाली हूँ। आप जो जा रही हो? ताई जी कह रही है तो रुक जाओ। पर देवाजी ने मना करते हुए कहा, नहीं बेटा अब तो बस जाने दो, वैसे भी फिक्र मत करो, जल्दी ही हम दिल्ली शिफ्ट होने वाले हैं। अनवी ने सुन खुश होते हुए कहा, क्या? तभी ईशान वहां किचन में और उसने अनवी को एक बैग देते हुए कहा, भाभी ये आपका सामान। अनवी ने मुस्कुराकर जल्दी से सामान ले लिया और वो अब अपनी मम्मी की बातों को भूल अपने सामान को निकाल कर देखने लगी। सामान देख प्रतिभा जी ने भी उससे पूछा, ये सब किसके लिए बना रही हो? अनवी उनकी आवाज सुन होश में आई तो उसने उन्हें कुछ बताना चाहा मगर कुछ सोच वो रुक गई और उसने बात बदलते हुए कहा, मेरा मन था खाने का और फिर घर में अभी बच्चे भी है। तो प्रतिभा जी उसके बाद सुन मुस्कुराई और उन्होंने उसके सिर पर हल्के से मारते हुए कहा, तुम अपने खाने से ज्यादा दूर नहीं रह ही नहीं सकते। हंस दी और अब सब बातें छोड़ जल्दी से सामान निकाल कर केक बनाने लगी। ये केक वे गुरु के लिए बना रही थी। उसे पता था कि गुरु को शायद अब ये भी यही लगता है कि वे आज के लिए दिल से खुश नहीं है, पर अब जब वो उसे दिल से अपना चुकी है तो उन दोनों के हर अच्छे बुरे पलों को वे दिल से अपना चुके हो। ये सब अपने पतिदेव को खुश करने के लिए कर रही थी। उसने केक बनाना शुरू किया तो किचन में आते जाते लोगों ने भी उससे पूछा कि वे किस खुशी में बना रही है, पर उसने सबको वही जवाब दिया जो उसने अपनी मम्मी को दिया। कुछ देर बाद उसने तैयारी कर अब अपने फोन का कैमरा ऑन कर सामने रख दिया और वीडियो बनाते हुए केक बनाने लगी। इधर रघु भी पिताजी के कहने पर सिया को उसकी मम्मी के घर से वापस ले आया था। आते ही सिया कपड़े बदल कर पढ़ने बैठ गई। रघु ने उसे एक नजर देखा और फिर वहीं बेड पर लेट कर अपने फोन में कुछ करने लगा। कुछ देर बाद उसके फोन पर किसी का कॉल आया तो वो कॉल पिक कर रूम से बाहर निकल कर बात करने लगा। तो कुछ देर बाद बात कर रघु ने बात खत्म करते हुए कहा, ठीक है मैं आकर मिलता हूँ। रघु फोन कर ने एंड कर मुड़ा तो सिया उसके रूम के डोर से सटकर उसके पीछे ही खड़े हुए थे। रघु ने उसे देखते हुए कहा, क्या है ये, क्यों छिपकली की तरह चिपकी हुई है? उसकी आवाज सुन सिया जोगी रघु के अचानक पलटने पर सहम गई थी, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई है। पर रघु की नजरों का भाप हुआ अब होश में आया। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं वो तो मैं। रघु ने उसे अपना हाथ देगा चिढ़ते हुए कहा, बस तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी, मुझे जाओ जाकर पढ़ाई करो। सिया ने रघु के चेहरे पर आते भाव को देख थोड़े गुस्से में आके, तुम्हें प्यार से बोलना नहीं आता क्या? रघु ने सिया को घूरा और फिर गुस्से में कहा, वे भी कौन रहा है, पहले खुद अपना लहजा बदलो। सबको इज्जत देनी हो तो बस मुझे छोड़कर, बस मुझे तो लात तक मारते हो तो क्या मैं प्यार से बात करूं? चलो अब ये जाओ यहाँ से। सिया ने उसकी पकड़ भरी बातें सुन अड़ते हुए कहा, क्यों? क्या मैं यहाँ खड़ी नहीं हो सकती? मैं नहीं जाऊंगी। रघु सिया के बराबर मुँह चलाने पर से घूरे जा रहा था। उसने इधर उधर देख घर में एक नजर तो डाक ले, पर एक झटके में सिया का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ रूम में खींचे अंदर ले जाते हुए, लगता है तुम्हें अब पढ़ना नहीं है, मेरे आगे पीछे घूमती रहती हो। चलो ठीक है, जब तुम्हें पढ़ना नहीं है तो देर किस बात की, आज हम हमारी अधूरी सुहागरात मनाते हैं। सिया रघु की बात सुन और उसके हाथों में अपना हाथ दे घबराते हुए बोले, क्यों क्या नहीं? रघु ने रोक कर मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या नहीं? आजकल तुम्हारा ध्यान मुझ पर ज्यादा ही है, क्यों ढोंग करती हो? मान क्यों नहीं लेती कि मैं तुम्हें अच्छा लगने लगा हूँ? सिया ने मना करते हुए कहा, किसने कहा? मन ने कदे पसंद ना आए तुम। रघु ने सिया की बातों को इग्नोर कर उसे अपनी गोद में उठा लिया तो सिया काम उठी। उसने रघु के मजबूत कंधों को कसकर पकड़ते हुए, क्या कर रहे हो? रघु ने उसे देखते हुए कहा, वही जो नॉर्मल हस्बैंड वाइफ शादी की बात करते हैं। सिया ने ना समझी इसमें रघु से पूछा, क्या करते हैं? रघु ने उसे देखते हुए कहा, वही तो बताने चाह रहा हूँ। रघु ने सिया के बेड पर लगभग फेंक दिया और उसके पैर पर पकड़ झुकना चाहा था कि उसका फोन बजने लगा। आवाज सुन रघु ने सिया के पैरों को छोड़ दिया और बेड से दूर हट कॉल पिक कर बात करने लगा और फिर थोड़ी देर बाद बात करते करते रूम से बाहर निकल गया। उसे जाते देख सिया ने
अपने माथे पर आए पसीने की बूंदों को पहुंचकर झट से बेड से नीचे उतरकर भागकर डोर बंद करते हुए रघु से कहा, बावली पहुंच। रात के समय गुरु जल्दी से घर आया। आज उसकी खैर नहीं थी। अनवी ने उसे वादा किया था कि वह उसे घुमाने ले जाएगा। आखिर उसकी पहली एनिवर्सरी थी। पर परसों ताऊ जी के किसी जरूरी काम से शहर लेकर जाना पड़ा। गुरु चुपचाप रूम में रहा तो देखा रूम खाली था। अनवी नहीं थी वहाँ। गुरु ने अपने साथ लाया हुआ केक वहीं टेबल पर रखा और चेयर में टाइम देखते हुए कहा, यहाँ ये कहाँ गए इस टाइम? रात के 10 बजने को थे। गुरु ने बाथरूम चेक की, वहां भी नहीं थी। वे अब रूम से बाहर निकलने को हुआ था कि तभी गुरु का फोन बजने लगा। गुरु ने फोन चेक किया तो ईशान का कॉल था। गुरु ने कॉल भी किया तो ईशान ने कहा, जल्दी छत पर आ। गुरु ने मना करते हुए कहा, नहीं भाई आज नहीं गए। ईशान गुरु की बात सुन अपना मुंह दबाकर हंस दिया और फिर खुद को कंट्रोल कर उसने कहा, अरे बस 5 मिनट के लिए कुछ जरूरी बातें पीने के लिए नहीं बुला रहा। गुरु ने उसकी बात सुनते मानते हुए कहा, अच्छा ठीक है फिर आता हूँ। गुरु ने कॉल कट किया और जल्दी से छत के लिए सीढ़ियों चढ़ गए। छत पर आया तो देखा छत पर कोई नहीं था। पूरी छत पर अंधेरा था। गुरु ने ईशान को गाली देते हुए कहा, साला मुझे यहाँ बुलाओ खुद गायब। गुरु ने इतना कहकर अपना फोन निकाल ईशान को कॉल करना चाहता कि किसी ने उसके हाथों से फोन छीन लिया और पीछे से उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, कितनी जल्दी भड़क जाते हैं, थोड़ा तो सब्र करना चाहिए। गुरु अनवी के एहसास से और फिर उसकी आवाज सुनकर ही समझ गया था कि उसके पीछे कौन है। गुरु ने मुस्कुराते हुए अनवी का हाथ पकड़ उसे अपने सामने खड़ा किया ही था कि एक झटके में छत की सभी लाइट ऑन हो गई। उसके साथ ही वहां खड़े सभी घर वालों ने चिल्लाकर एक साथ उन दोनों को निवेश करते हुए कहा, हैप्पी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। गुरु ने सबकी आवाज सुनकर मुड़कर पीछे देखा तो ताऊ जी को छोड़ सब छत पर थे। गुरु उन सबको देख हैरान था। उसकी नजर अपने आसपास के नजारे पर पड़ी तो को देखा पूरी छत से फ्लावर और लाइट्स के डेकोरेट कर दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। बीच में टेबल पर एक छोटा सा केक रखा हुआ था। गुरु अनवी की तरफ मुड़ा और उसे हैरानी से पूछा, ये सब? अनवी मुस्कुराई। उसने धीरे से कहा, हैप्पी एनिवर्सरी माय डियर हस्बैंड। गुरु ने अनवी का हाथ पकड़ खुश होते हुए कहा, ये सब तुमने? अनवी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया तो गुरु ने बिना किसी शर्म के अनवी को अपनी बाहों में भर लिया। अनवी ने ईशान, धवनी और रघु के साथ मिलकर सारा अरेंजमेंट किया था। वे गुरु को बताना चाहते थे कि वे आज के दिन कितना खुश है और खुशी को इस तरह से जाहिर करने का बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता था। उन दोनों को देख सभी लोगों ने जोर से हुटिंग करते हुए कहा, ओहो। वहीं ताई जी ने अपना पल्लू संभालते हुए कहा, रे छोरा इधर। अनवी गुरु के गले लग शर्मा गई। छत पर सभी लोग थे। वहीं ताई की आवाज सुन गुरु भी होश में आया और उसने अनवी को छोड़ शर्माते हुए कहा, इस सब की क्या जरूरत थी? अनवी ने भी सिर झुकाए हुए कहा, आपके लिए क्या अच्छा नहीं लगा? दोनों अपनी हरकत पर शर्मा गए थे कि तभी ईशा ने उन दोनों के पास आ उन्हें अपनी बाहों में लेते हुए, अरे शर्माना कैसा, मेरा भैया भाभी सभी घर वाले ये। गुरु अनवी को देख मुस्कुरा दिया। कितने में रघु ने भी उन दोनों को आकर घेर लिया और गुरु को हल्के से एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, साले कहाँ था? भाभी कब से तेरा इंतजार कर रही थी। अनवी मुस्कुराई। उसने गुरु को एक नजर देखा। तो गुरु ने भी उसे देखते हुए कहा, कहीं नहीं, तुम्हारी भाभी को खुश करने के लिए गिफ्ट लेने गया था। ये सुन सब एक बार फिर सब चिल्लाए तो ओ सिम्मी दीदी ने क्या कर कहा, तो देर किस बात की? गिफ्ट तुम्हारी भाभी को गुरु ने जल्दी से अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकाल अनवी का हाथ पकड़ लिया। गुरु को देख अनवी के होठों की मुस्कुराहट हटने का नाम नहीं ले रही थी। गुरु ने हाथों में सुंदर सी डायमंड की अंगूठी देख सब खुशी से एक बार फिर चिल्लाए। तालियों की आवाज के बीच गुरु ने अनवी को अंगूठी पहना। थोड़ा बेसब्र बन अनवी के हाथों को चूमते हुए, हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी, हैप्पी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी बेबी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।